Hello students, today we study lesson number 3rd, class 8th, history. This is the lesson number 3rd, second part. Why the demand for indigo? तो वो तो इंडिगो के लिए क्यों डिमांड हो रही थी? तो प्लांट्स ग्रो इन ट्रॉपिक। जो इंडिगो प्लांट था वो क्या था, वो ट्रॉपिक एरिया में उगता था। तो 13वीं सेंचुरी में जो इंडिया की इंडिगो की डिमांड बड़ी ज़्यादा थी, कहाँ पर? फ्रांस और इंग्लैंड के अंदर। तो इंडिगो की जो डिमांड थी वो काफ़ी ज़्यादा थी, जो प्राइस थी वो भी काफ़ी ज़्यादा थी, परंतु बहुत ही कम इंडिगो थी जो कि इंग्लैंड और फ्रांस तक पहुंच जाती थी। इसका मेन रीज़न यह था कि इसकी प्राइस बहुत ज़्यादा थी। तो इसलिए जो यूरोपियन ट्रेडर्स थे तो वो बोर्ड नाम के एक प्लांट को लेकर आए। तो सबसे पहले हमें ये जान लेते कि व्हाट इज़ इंडिगो। इंडिगो क्या था? इंडिगो क्लोथ को डाई करने के लिए यूज़ किया जाता था। और इसी तरह बोट क्या था? बोट में से भी नीला रंग निकाला जाता था। और ये टेम्परेट जोन में पाया जाने वाला प्लांट है। तो इसको नॉर्थर्न इटली, साउदर्न फ्रांस और ब्रिटेन और जर्मनी के कुछ पार्ट्स में इसको ग्रो किया जाता था। तो जो बोर्ड प्रोड्यूसर थे वो वह नहीं चाहते थे कि जो इंडिगो है, भारत से आने वाला इंडिगो यहाँ आए। तो उन्होंने क्या किया, अपनी गवर्नमेंट को प्रेशराइज किया कि जो इंडिगो इंपोर्ट की जा रही है उसके ऊपर बैन लगा दिया जाए। तो उन्होंने क्या किया कि बैन लगाया। तो फिर क्या है, जो इंडिगो को ग्रो किया जाने लगा, यूरोपियन कंट्री इंडिगो को ग्रो करने लगी। जैसे जो फ्रेंच पीपल थे, फ्रांस के लोग थे, वो कैरिबियन आइलैंड थे वहाँ पर ग्रो करने लगे। इंग्लैंड के पीपल जैमिका में ग्रो करने लगे। स्पेनिश पीपल वेनेजुएला में ग्रो करने लगे। वो जो पोर्टुगीज़ थे वो ब्राज़ील में इसको ग्रो करने लगे। यानी कि इंडिगो को भारत से मंगवाने की बजाय, भारत से इंपोर्ट करने की बजाय उन्होंने अपने देश में ही इसको ग्रो करना शुरू कर दिया। तो 1783 से लेकर 1750 फिर क्या होता है कि जो 18th सेंचुरी में डिमांड ऑफ कॉटन भी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। और जो डिमांड है 50% तक हो जाती है। आगे ब्रिटेन टर्न्स टू इंडिया। अब क्या है, ये डिमांड पूरी नहीं हो पाती है क्योंकि वहाँ पर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन भी आया होता है। और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के साथ कॉटन की डिमांड भी इंक्रीज हो जाती है। अब डाई करने के लिए, क्लॉथ्स को डाई करने के लिए इंडिगो की ज़रूरत होती है। इसलिए इतने सारे इंडिगो कहाँ से आए? तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी होती है वो भारत की तरफ इंडिगो कल्टीवेशन के लिए मूव करती है। इससे पहले भी आपने पढ़ा था कि जो कैश क्रॉप्स हैं, पैसे भी जो ईस्ट इंडिया कंपनी है ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू पाने के लिए भारत में क्या है, कैश क्रॉप्स को इंट्रोड्यूस्ड कर रही है। तो 1788 में जो इंडिगो की डिमांड थी यूरोपियन कंट्रीज़ में वो 30% थी, इवन देन इंग्लैंड में। और 1810 तक वो कितनी होगी, 95% होगी कि इतनी डिमांड इंक्रीज़ होगी। तो इतनी डिमांड कहाँ से पूरी की जाए, इसके लिए इंडिगो जो थे वो क्या करने लगे, इंडिगो कल्टीवेशन इंडिया में करने लगे। तो इंडिगो कल्टीवेशन 2 टाइप से की जाती है। फर्स्ट नीज कल्टीवेशन। नीज कल्टीवेशन के अंडर जो पीजेंट्स है वे अपनी ज़मीन पर क्या करते थे, इंडिगो को ग्रो करते थे। बट उसमें भी कुछ प्रॉब्लम्स थी। क्या थी? एक तो इंडिगो के लिए फर्टाइल लैंड की ज़रूरत होती थी और दूसरे लार्ज प्लॉट की ज़रूरत होती, बड़े बड़े खेतों की ज़रूरत होती थी। तो जो बड़े बड़े खेत थे आसानी से अवेलेबल नहीं थे क्योंकि वहाँ पर पॉपुलेशन भी, जो फर्टाइल एरिया होगा वहाँ पर जो पॉपुलेशन होती थी वो भी क्या है, डेंसली पॉपुलेटेड होती थी। उसके बाद सेकंड है आपका, इसके लिए बहुत ज़्यादा क्या है, लेबर की ज़रूरत होती थी। ठीक है, बहुत ज़्यादा लेबर की ज़रूरत होती थी। और जो टूल्स थे उनकी भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती थी। जो उतने उनके पास टूल और लेबर पाई जाती थी वो क्या थी, सफिशेंट नहीं थी। सेकंड है आपका रैयती कल्टीवेशन। जो रैयती कल्टीवेशन के अंदर फार्मर्स क्या करते थे, उनको फोर्स किया जाता था एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए। जो इंडिगो प्लांटर थे, यानी कि इंडिगो प्लांटर कौन थे, ईस्ट इंडिया कंपनी के सर्वेंट। तो वो एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए उनको फोर्स करते थे, जिससे सत्ता कहा जाता था। इसमें विलेज हेडमैन को भी
फोर्स किया जाता था और उसे 25% अपनी लैंड के ऊपर क्या है इंडिगो ग्रो करनी पड़ती थी। और इसके लिए भी प्रॉब्लम्स थी। अब क्या प्रॉब्लम्स थी, यहाँ इंडिगो की जो वहीं पर कल्टीवेट की जाती थी, जहाँ पर राइस कल्टीवेशन की जाती थी, तो लोग क्या करते थे, खाने के लिए राइस को उगाना पसंद करते थे और इंडिगो को उगाना पसंद नहीं करते थे। और सेकंड इसमें प्रॉब्लम थी कि जो इंडिगो की जड़ें थी वो बहुत ज़्यादा, जो उसकी रूट्स थी वो बहुत ज़्यादा गहरी होती थी और उसे निकालने में क्या है काफ़ी सारा टाइम था जो वो वेस्ट होता था। इसलिए जो पीजेंट्स थे वो इसको उगाना नहीं चाहते, पीजेंट इसको उगाना नहीं चाहते थे। नेक्स्ट है आपका द ब्लू रिवेलियन एंड आफ्टर। तो जो ब्लू रिवेलियन होती है, जो इंडिगो विद्रोह होता है, वो क्यों होता है, तो फर्स्ट फॉर जो लोग होते हैं वो क्या होते हैं, इसके खिलाफ हो जाते हैं। वो वह इंडिगो कल्टीवेशन नहीं करना चाहते हैं, परंतु जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वह नहीं मानती है कि इंडिगो कल्टीवेशन को स्टॉप किया जाए, क्योंकि उसमें उनको क्या हो रहा था, प्रॉफिट हो रहा था। अल्टीमेटली 1857 में, जिसे फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस कहा जाता है, लोगों ने विद्रोह किया और इनके खिलाफ आए। अब इनको ये डर था कि अब इंडिगो कैसे उगाई जाए, तो इसके लिए वे क्या करते हैं, इन 1859 में जो बंगाल होता है, बंगाल में क्या है, मैन वीमेन और मैन, सबसे पहले मैन और वीमेन्स यानी कि पीसेंट और उनकी वाइफ्स आती हैं और उसके बाद उनको अदर पर्सन्स का क्या है सपोर्ट मिलता है। और उसके बाद जो लोकल ज़मींदार होते हैं वह भी उनको सपोर्ट करते हैं कि वह भी नहीं चाहते हैं कि इंडिगो प्रोडक्शन इंडिया में किया जाए। बट जो गोमास्तास होते हैं, गोमास्तास कौन होते हैं, एजेंट ऑफ प्लांटर्स। प्लांटर कौन होते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी के सर्वेंट, और उनके आगे उन्होंने एजेंट नियुक्त किए होते हैं। और जो एजेंट क्या करते हैं, गांव-गांव जाते हैं और पीजेंट्स की क्या करते हैं, पिटाई करते हैं और उनको ज़बरदस्ती उनको फोर्स करते हैं कि इंडिगो को ग्रो करो। अल्टीमेटली क्या होता है, थोड़ा चेंज आता है। जो लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं वो टूर करते हैं, इंडिया में आते हैं। वो 1859 में इंडिगो प्लांटर के लिए कुछ सिंपैथी दिखाने के लिए, उनको दया दिखाने के लिए कि हम आपके साथ अच्छा कर रहे हैं, हम नहीं चाहते हैं, आपका बुरा नहीं चाहते, ऐसे ऐसे सिंपैथी दिखाते हैं। तो फिर क्या होता है, वो इंडिगो कमीशन एक बिठाते हैं कि वाकई में कौन गिल्टी है। जब ईस्ट इंडिया कंपनी गिल्टी है कि जो इंडियन पीसेंट गिल्टी है, तो वह क्या पाते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी को गिल्टी पाते हैं। इसलिए जो प्लांटर्स होते हैं वो कहाँ पर शिफ्ट हो जाते हैं, वो बिहार की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं और 19वीं सेंचुरी में बिहार की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं। परंतु 19वीं सेंचुरी में, लेट 19वीं सेंचुरी में क्या होता है, डिस्कवरी ऑफ सिंथेटिक डाई होती है। सिंथेटिक डाई की खोज होने से, इनकी इन्वेंशन होने से इसके प्रोडक्शन पर इम्पैक्ट होता है। और अल्टीमेटली जो चंपारण मूवमेंट होती है 1917 में, क्या होते हैं, जो महात्मा गांधी जी होते हैं जिनको हम फादर ऑफ नेशंस कहते हैं, तो वो भी क्या साउथ अफ्रीका से अपनी स्टडी को कंप्लीट करके आ जाते हैं। और जो इंडिगो मूवमेंट, इंडिगो के खिलाफ जो लोग क्या है पीसेंट मूवमेंट करते हैं और परिणाम स्वरूप वो क्या कर जाते हैं, कॉन्सिक्वेंटली वे भी उसका पार्ट बन जाते हैं। इस तरह से वो क्या है, इंडिगो प्लांटर को महात्मा गांधी जी का सपोर्ट मिल जाता है। इस तरह आपका जो लेसन नंबर 3 है वो फिनिश हुआ।